This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा रविवासरः श्रावण कृष्ण पंचमी दिनांक 27 अगस्त 2021 शंखं चक्रं गदौषां दशमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः दर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सस्यक पीत्वा हालाहलं वान्तं पीतामृत गरुत्मता विषेणामृतयुक्तेन गिरौ मरकतात्मनि तद्वान्तं हि घनीभूतं संजातं सस्यकम्। तो सस्यक यानी कि कॉपर सल्फेट या मूर्छित मराठी भाषा है। ये शंकर ने जब हालाहल का प्राशन किया और उसको वांति करके निकाल दिया और अमृत जिसने पिया है इस प्रकार के गरुड़ सेवन किया और फिर उसको फेंक दिया, तो ये विष अमृत युक्त इस प्रकार का मर्कट नाम के पर्वत पर गिरा और वह घनीभूत होकर ये सस्य का इस प्रकार का बन गया। मयूरकंठ संख्यायम भाराढ्यम अतिशस्य, तो मयूर के कंठ जैसे जिसकी कांति है और भाराढ्यम वजन में गुरु इस प्रकार का जो है वो प्रशस्त है। द्रव्यम विषगुण विषयुतम यत् तद्द्रव्याधिक गुणम भवेत् सुधा हालाहलैर्युक्ता सुधाधिक गुण। तो जो विषयुक्त द्रव्य है वो तद्द्रव्याधिकम गुण भवेत्, उस द्रव्य के जो गुण है उसके गुण में बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि अगर विष के साथ द्रव्य हो तो विष के जो व्यवायु विकास वगैरह इस प्रकार के गुण है इसके जरिए उस मूल द्रव्य के गुणों में बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। सुधा हालाहलैर युक्ता, अमृत केवल प्राशन करना और हालाहल से युक्त अमृत प्राशन करना, सुधाधिक गुणा तथा ये अमृत के गुण उसमें बढ़ जाते हैं। एक खासियत रहेगी कि इसमें विष के गुण नहीं बढ़ते हैं लेकिन अमृत के गुण बढ़ते हैं। तो हालाहल विष अमृत दोनों साथ में होने से जो अमृत गुण है
वो बढ़ जाते हैं और इसलिए ये ज्यादा कार्यकारी इस प्रकार का हो जाता है। निशेष दोष विषहृद्गद शूल मूल कुष्ठाम्ल पैत्तिक विबंध हरम परंच रसायनम वमन रेख करंग रग्नम श्वित्रापहम दरितमत्र मयूर। सो निशेष दोष, कुछ भी बाकी न रहते वे सभी के सभी दोष बाहर निकाल देना। विष हृदगद शूल मूल, विष हृदय रोग शूल मूल कुष्ठ अस्त रक्त पित्त विबंध हरण परंच। तो रक्त पित्त भी इसमें है शामिल, ये भी एक अहम मुद्दा है। और विबंध हरम परंच, परम विबंध हर इस प्रकार का है। रसायन वमन रेख करम जो गर्ग, रसायन है वमन और विरेचन करने वाला, और गर्ग है श्वित्रापम गतितमत्र मयूर, और श्वित्राप इस प्रकार का बताया गया। तो इन गुणकर्मों को देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारे रोगों में, खास करके कैंसर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये जो गर्भ की बात बताई गई है, विषग्न इस प्रकार से रसायन और वमन और रेख, तो मात्रा उसकी जो है वो बिल्कुल कम इस प्रकार की देनी पड़ेगी। और अम्ल पित्त में भी है, रक्त पित्त नहीं अम्ल पित्त है, सॉरी, कुष्ठ हृदगद, तो काफी रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो बात बताई कि विष अमृत के संयोग से अमृत को गुण नहीं वृद्धि होगी, गुणों की ही वृद्धि होगी, विष के ये कैसे पॉसिबल होता होगा? अब दोनों तरीके से पॉसिबल है, लेकिन जबकि ये बता देते हैं कि अमृत के गुणों की ही वृद्धि होती है, विष की वृद्धि नहीं होती है इस प्रकार से, वो शायद जिस विष का शोधन मारण ठीक तरीके से किया हो उसके बारे में ज्यादा पॉसिबल रहेगा। और अमृतोद्भव है तो अमृत के गुण भी साथ को लेकर चल रहा है, और हालाहल भी उसके साथ है। वस्तुतः शुरुआत हालाहल से हुई। शंकर ने जिस हालाहल की वांति की वो अमृत जिसने पिया है इस प्रकार से गरुत्मन ने या गरुड़ ने इसका प्राशन किया और फिर उसको बाहर निकाल दिया, वांति कर दी उसकी। तो ये बड़ा अजीब ही माहौल इस प्रकार का है। नाही आहे म्हणजे आता मला माहिती नहीं, ये यहाँ पे कथा आई है। वास्तव में बहुत दाह होने लगा तो चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया शिव ने, ऐसा है। मूल मूल का मतलब वही होगा, वो शिरोरोग। मूल रोग, ये शिरोरोग इस प्रकार से। और श्वित्रापह है, ये एक अहम मुद्दा है इसमें। और श्वित्र के बारे में इसका प्रयोग हो सकता है, अगर उल्टी या विरेचन हो जाता है तो भी ठीक है, श्वित्र के बारे में ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं। सम्यक सस्यक शुद्धिमाप्नोति सस्यकम शुद्धिमाप्नोति रक्तवर्गेण भाविता, रक्तवर्ग ये रक्तवर्ग क्या है ये देखना चाहिए, टीकाकार ने कुछ किया होगा। वक्ष्यमाण कुसुम्भादि क्वाथेन इत्यर्था भावित नित्यत्र सप्तवारमिति शेषा। तो कुसुम्भ वगैरह जो है उससे वो भावित होता है तो शुद्ध हो जाता है, और 7 बार इस प्रकार की भावना देनी है। स्नेह वर्गेण आसिक संसिक्तम
सप्तवारम् अदूषितं दोलायन्त्रेण सुस्विन्नं सम्यक् प्रहरत्रयं सस्यकं प्रहरत्रयं गोमहिष्याज मूत्रेषु शुध्यते। तो स्नेह वर्ग से संसिक्त होने के बाद सप्तवारम अदूषितम 7 बार करना है। दोलायंत्रेण सुस्विन्नम सस्यकम प्रहर त्रयम गोमहिष्य आजमूत्रेषु। तो गोमूत्र, महिषी मूत्र या आजमूत्र, इसमें अगर 3 प्रहर दोलायंत्र में स्वेदन करते हैं तो शुद्ध। तो ये भी दूसरा तरीका है। लकुच द्रव गंधाश्म टंकणेन समन्वितम निरुद्ध मूषिका मध्ये म्रियते कपुटैः पुटैः। लकुच द्रव गंधक अश्म टंकण, गंधाश्म टंकण, इससे समन्वित मूषिका मध्ये निरुद्ध कपुट पुट देते हैं तो ज्यादा पुट देने हैं, 1 फुट से नहीं काम बनेगा। इसका मारण इस प्रकार का होता है। सस्यकस्य तु चूर्णं तु पाद सौभाग्य संयुतं करंज तैल मध्यस्थं दिनमेकं निधापय अंधमूषास्य मध्यस्थं धमापयत् कोकिलत्रय इंद्रगोपाकृति चैव सत्वं भवति शोभनम्। तो उसका चूर्ण पाद सौभाग्य संयुतम, सौभाग्य का मतलब टंकण रहेगा। तो चतुर्थांश टंकण, बहुत सारे विषय द्रव्यों के लिए टंकण मारण में प्रयोग में आता है और ये इसकी विषमयता कम करता है, ये इसमें अहम मुद्दा है। करंज तैल मध्यस्थम, इसको करंज तेल में 1 दिन रखना है। अंधमूषास्य मध्यस्थम स्थापयेत् कोकिलत्रयम्, अंधमूषा के मुखम के मध्य में धमापयत कोकिलत्रयम्, तो 3 बार मापन करना है। कोकिलत्रय ये बदरांगार इस प्रकार का बताया गया। इंद्रगोपाकृति चैव तत्वं भवति शोभनम्, तो इंद्रधनुष जैसा ये सत्व बनता है, सुंदर दिखने वाला इस प्रकार। अभी मुझे मालूम नहीं है कि तुत्थ के बारे में किसी ने प्रयास किए हैं इसका शुद्धि मारण इस प्रकार के करने के लिए। अगर किसी के अनुभव है या कोई उपलब्धि बाजार में है तो बता दे। एक मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैंसर के एडवांस केसेस में सेल्स को कम करने के बजाय कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। ट्यूमर बहुत ही बड़ा है इस प्रकार की स्थिति में, तो शायद विषय द्रव्यों का प्रयोग वहां पे होना है। और क्षार का मैंने कोशिश की थी पराशर क्षार करने की, लेकिन उसका फायदा मुझे तो नहीं मिला। नामल सर ने किया था ऐसा सुना है। लेकिन अगर इस प्रकार की विषय द्रव्य है तो उनका शायद हम प्रयोग कर सकेंगे सस्य बीज से, और वो फायदेमंद होगा ऐसा लगता है। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में। निम्न द्रवाल्पटंकाभ्या मूषा मध्ये निरुद्ध ताम्ररूपम परिध्मातम सत्वम मुंचति सस्यकम। तो निम्न और अल्पटंक ये भी थोड़ा आसान है। मूषा मध्ये निरुद्ध ताम्र रूप पर परिध्मातम, तो मापन करने से ताम्र रूप सत्व निकलता है। शुद्धम सस्यम शिखिक्रांतम पूर्व भेषज संयुतम नाना विधान योगेन सत्वम मुंचति निश्चितम। तो शुद्ध सत्व शिखिक्रांतम, पूर्व भेषज संयुतम,
शिखी का मतलब मयूर भी होता है, शिखी का मतलब अग्नि भी होता है, शिखा यस्य अस्ति सा अग्नि। तो शायद अग्नि में मापन करने से पूर्व भेषज संहिता जो भेषज बताए हैं उससे नाना विधान योगेन सत्वम मुच्यते निश्चितम, विभिन्न प्रकार के विधानों के द्वारा वन्निना दग्धम पूर्व भेषज संयुतम पूर्वोक्त नींबू द्रवादि संबंधित सत्वम, तो वही है शिखी का मतलब अग्नि यहाँ पे किया गया। सत्वमेतत् समाम्ना समादाय खरभूनागसत्वयु तन्मुद्रिका कृतस्पर्शा शूलग्नि तत्क्षणात् भवेत्। चराचर विश्वभूत डाकिनी दुर्गतम जयेत् मुद्रिकेयं विधातव्या दृष्ट प्रत्ययकारिका। खरभूनागसत्वयुक्त, अजीब है। खर का मतलब प्रासव है, खर दुरालभा, नहीं तो खर मंजरी अपामार्ग का भी है करिया। भूनागसत्व सीसक सार ताभ्यां युनक्ति इति खर भूनागसत्वयुक्त। खर इत्यत्र कर्ष इति पाठः समीचीनः। कर्ष भूनागसंयुक्तं तत्पक्षे कक्षे भूनागसत्वं मुद्रिका चक्रिका इत्यर्थः। तन्मुद्रिका इत्यादि पूर्वोक्त विधानेन संहृत संगृहीत तुत्तकस्य सीसकवर्गेण सत्वेन तुल्येन संयोज्य दुरालभा रसेन चक्रिका विधाय शूलिनो जठरोपरि भ्रामयेत् तत्क्षणादेव शूलादिकं नश्यति इत्यर्थः। चराचरमिम इत्यादि चराचर स्थावर जंगम भूत डाकिनी दृग्गत दर्शन जनित विषमिति योजनीय। सत्व म्हणजे काय? भस्म झाल्यावर पुन्हा संस्कार करून सत्व मिळत जाते, यामागील प्रयोजन काय? बड़ा ही सवाल है, और जब तक वास्तव में हम करके नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। सत्व एक उसका सारभाग इस प्रकार का रहेगा और वो शेष रह जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा इस प्रकार से। और शायद मालूम नहीं सत्व नाम संज्ञा क्यों दी गई है, ये सत्व गुण को बढ़ाती है क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मुद्रिका मुझे लगा था कि अंगूठी, लेकिन ये मुद्रिका चक्रिका इस प्रकार का अर्थ है, और वो चक्रिका शूलिनो जठरोपरि भ्रामयेत्, तो ये चक्र जैसा है, जैसे भिंगरी होती है उस प्रकार से, और फिर जहाँ पे शूल है वहां पे उसका भ्रमण करवाना, ये बड़ा अजीब है थोड़ा सा। इस प्रकार की एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अब तत्क्षणादेव नाशे, शूल का तत्क्षण में नाश कर दिया। तो इस प्रकार के कुछ योगों को प्रचलन में लाना बेहतर होगा कि अगर इसको बना सकते हैं, और खास करके यहाँ तो जठर शूल के बारे में बताया गया है, कैंसर में सबसे अहम लक्षण वेदना यही है, और उसके ऊपर कैसे काबू पाएंगे ये एक बड़ी समस्या है। तो मालूम नहीं ये चक्रिका बनाना कितना आसान होगा। मंगेश तुम सुन रहे हो? तो काफी है, पहले सत्व निकालना है, खरभू नाग सत्वयुक्त। और खर का मुझे भी लगता है कि अगर खर पाठ है तो अपामार गति ले सकते हैं,
आसानी से उपलब्ध है, अर्थात धमासा भी आसानी से उपलब्ध है। प्रत्येक धातूतच सत्वपातन असं आलेलं आहे की काय म्हणजे हाँ प्रत्येक धातूतच सत्वपातन असं आलेली आहे की काय हाँ आहे ना. पण याच्यावर एकदा माधव आणि त्याची बायको आहे ना ते अभ्रकाचं सत्वपातन करे की एक लिहिलं ना पण तसं कोणी केलंय की नाही माहिती नाहीये पण एक लिहिला होता मी. हाँ हाँ सत्वामध्ये मूळ धातु मिळतो. हा? तुमने सत्व निकाला है क्या किसका? तो अगर इस प्रकार की चक्रिका सत्व बना के चक्रिका निर्माण कर सकते हैं तो देखो त्याला पुन्हा फुट द्यावे लागतात. नहीं काढले सकते. ओके तो देखो अगर सत्व निकाल सकते हैं. मेरे ख्याल में योगिनी ने निकाला है अभ्रक सत्व और उसका मेडिकल थीसिस का विषय ही वो था योगिनी पाटिल. तो जहां तक मुझे याद है इस प्रकार का है, लेकिन एक बार उसको पूछना पड़ेगा. और शायद अतुल निमकर या बाकी किसी लोगों ने इसके बारे में कुछ किया है क्या, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा. और चराचर विषभूत डाकिनी और दुर्गतम जय, ये भी अजीब है थोड़ा सा. भूत और डाकिनी के लिए भी यह आवश्यक है. सत्व है भस्मीकरणाच्या रिव्हर्स प्रक्रिया असते. जी रिव्हर्स प्रक्रिया होते तर मग भस्माला काय असते? कहाँ पे इसका रेफरेंस क्या है? खरभूनाग केचुआ हिंदी भाषांतर. केचुआ भूनाग गांडूल ये भी एक है. हाँ अर्थ भूनाग का. और ये वो भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा. दृष्ट प्रत्यय कारिका. तो दृष्ट प्रत्यय देने वाली ये है. तो दोनों तरीके से एक तत्क्षणात शूलग्नि तत्क्षणात भवेत, ये भी एक अहम है. और भूत डाकिनी चराचर विषय. और अगर वो भ्रमितव्या है तो ये भृंगरी जैसी चीज हो जाएगी और उसको घुमाना है. रामवत् सोमसेना निर्मुद्रितेयं तथाक्षरम् हिमालयोत्तरे पार्श्व अश्वकर्णो महाद्रुमः. रामवत् सोमसेनानि मुद्रिते अपि तथाक्षरम्. ये क्या है? रामवत् इत्यादि गतमित्यन्तेन मन्त्रेण सप्तवारं विमन्त्रितं मुद्रा निषिक्तं जलं पीतमेव शूलहरं भवेत् इत्यर्थः. ये मंत्र है.
हिमालय तेरे पार्श्वे अश्वकर्णो महाद्रुमम, महाद्रुमा होना चाहिए। तत्र शूलं समुत्पन्नं तत्रैव विलयं गतम्। मन्त्रेणानेन मुद्रान्भो निपीतं सप्तमन्त्रितम्। सद्यः शूलहरं प्रोक्तमिति भानुकी भाषितम्। ये श्लोक जो है, रामवत् सोमसेनानि मुद्रितेऽपि तथाक्षरम्, हिमालयोत्तरं तरे पार्श्वे अश्वकर्णो महाद्रुमम्, महाद्रुमम्। तत्र शूलं समुत्पन्नं तत्रैव विलयं गतम्। अर्थ लगाना मुश्किल है। राम जैसा सोम का सेनानी, चंद्र का सेनानी, ये मुद्रिते अपि तथाक्षरम, उस प्रकार का अक्षर इसमें मुद्रित किया जाए। हिमालय तेरे पार्श्व पार्श्वकर्णो महाद्रुम, हिमालय के उत्तर दिशा में ये महावृक्ष है, महाद्रुम, अश्वकर्ण करके। तत्र शूलं समुत्पन्नं तत्रैव विलयं गतम्, और वही शूल उत्पन्न हुआ, वहीं से विलय हो गया। क्या है story? बाहर तो सप्तमंत्रितम, इस मंत्र का 7 बार जप करके या मंत्र से जो मुद्रा अंभ भावित करते हैं, वो निपीतम सद्य शूलहरम प्रोक्तम भानु इति भाषित, अंकी म्हटले आहे। तो मैं सोच रहा था कि ये मुद्रिका निर्माण करके, इनके अंगूठी निर्माण करके अंगुली में अगर पहनी जाए तो भी बात हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ मुद्रिका या चक्री का इस प्रकार का किया था, इसलिए टीकाकार में वो थोड़ा अलग इस प्रकार का हो गया। तो केवल स्पर्श से ही वो शूल का नाश इस प्रकार से करेगी। ये भालुकी कौन है मालूम नहीं थी, भालुकी भाषिता। अनया मुद्रया तप्तं तैलम अग्नौ सुनिश्चितम, लेपितं हन्ति वेगेन शूलं यत्र क्वचित् भवेत्। इसी मुद्रा से तप्त तैल अग्नौ सुनिश्चितम लेपितम हन्ति वेगेन, और उसका लेप करना। ये मुद्रा गर्म करके तेल में डालनी है, ऐसा होगा, और तेल गर्म होना चाहिए, इतनी बार वो करना है। लेपितम हन्ति वेगेन, लेकिन देख किसका करना है, तेल का। शूलम यत्र क्वचित् भवेत्, तो जहाँ पे शूल होगा वहां पे वो इस प्रकार का लेप शूल का नाश करेगा। सद्य स्तुतिकरम नार्या सद्यो नेत्र रुराप, तत्काल प्रस्तुति करने वाला है, और सत्य नेत्र रुराप है, इस प्रकार का। इसमें एक विषय धारण भी आता है हाथ में, जैसे सुवर्ण वगैरह के अलंकार धारण करने हैं, उसी प्रकार का, या ताइट जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के धारण करना है, उस प्रकार का विषय भी धारण करना, और उससे भी उसका अपोजिट जो विषय है उसका परिणाम नहीं होता है, ऐसा। तो अगर स्थावर विषय धारण करते हैं तो जांगल विष का परिहार होता है, जांगल विष धारण करते हैं तो स्थावर विष का परिहार होता है, और ये शायद दोनों प्रकार के विषयों के लिए भी इस प्रकार का रहेगा। तो ये मुद्रा राक्षसम, ये विशाखा दत्त का नाटक है एक,
फेमस है नाटक। और इसमें मुद्रा का अर्थ अंगूठी इस प्रकार का है। तो मुद्रया अंकिता राक्षसा, राक्षस नाम का अमात्य उसको वश कर लिया और अपना अमात्य बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, इस प्रकार से। तो ये एक बड़ी कहानी है चाणक्य की, इस प्रकार से। इसमें उसने मुद्रा राक्षस ये नाटक है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो योग है इसको प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे तो शायद अलग बात है इस प्रकार की। और अभी एक पैच मिलता है मॉर्फिन का कैंसर मरीजों के लिए, और कुछ हद तक उस पैच से फायदा भी होता है। तो ये केवल वेदना को कम करता है, लेकिन जैसे मॉर्फिन के कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम अंदर लेने से होते हैं, वो उससे भी होते हैं, इस पैच से भी होते हैं। और 2-3 दिन के बाद पैच बदलना पड़ता है। तो ये जैसे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है और आसान है करने के लिए। तो उसी प्रकार अगर ये मुद्रिका का धारण करेंगे या फिर उसकी चक्रिका बना के उसका ब्राह्मण करेंगे और उससे रिलीफ होता है तो भी अच्छी बात है। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मानता हूं कि विषद द्रव्यों का प्रयोग जरूरी रहेगा अगर तत्काल रिजल्ट चाहते हैं। सत्व से ओरिजिनल धातु मिलता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर मिलेगा, तो तांबे की अंगूठी का ही प्रयोग इस तरह कर सकेंगे। ये अलग बात रहेगी थोड़ी। वो तो मूल तांबे से बनती है, तांबे की जो अंगूठी बनती है। और मारण करने के बाद धातु पुनः उत्थित नहीं होती वास्तव। लेकिन यहाँ जो सत्व की बात कही गई है, हाँ, वो मुझे लगता है कि केवल शुद्धि करके सत्व निकालना और शुद्धि करके मारण करना, ऐसे 2 पंथ होंगे शुरू में। एक बार मारण होने के बाद स्वस्थत्व निकालना शायद अपेक्षित इस प्रकार का नहीं है। एक बार फिर से पहले वाले श्लोक देखेंगे कि सत्व निर्माण किस प्रकार का होता है। और मुझे लगता है कि उसमें से सार भाग उसमें से निकल आता है जिसका हमें मतलब है। और जब मारण की प्रक्रिया होती है वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। हाँ, इसमें एक्सट्रैक्ट होता है सत्व में, और मारण में पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, और सत्व का प्रयोग किसी ने किया है विशेष के रूप में ये भी पता नहीं है। अगर सत्व का प्रयोग इस प्रकार से होता रहेगा तो शायद उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ग्रंथों में विदित बताया है और उसके योग भी बताए हैं, तो शायद ये करने वाले वैद्य रहेंगे और ये फिर से उसका आरंभ होना चाहिए, अभी जो प्रचलन में नहीं है। तो वैसे आयुर्वेद ही प्रचलन में नहीं है। तो ये तो काफी दिक्कत वाली बात है इस प्रकार की है। लेकिन अल्पमात्रोपयोगित्वात् अरुचेर प्रसंगता क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्युदितोत्साह, ये जो प्रख्यात श्लोक है उसके आधार पर सोचने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर
ध्यान में आएगा कि ये करना जरूरी है। अभी इस प्रकार से तो सद्य स्तुतिकरम नार्याः सद्यो नेत्र को भी दूर करता है। तो ये अग्निस्थायी होती है मुद्रिका, ये भी महत्वपूर्ण है। इति सस्य कार्यकालः अथ चपलः गौरश्वेतोरुण कृष्ण चपलस्तु चतुर्विधः हेमाभश्चैव ताराभो विशेषात् रसबन्धनः शेषौ तु मध्यौ लाक्षावत् शीघ्रद्रावौ तु निष्फलौ वंगवत् द्रवते बन्धौ चपलस्तेन कीर्तितः। गौर श्वेता अरुण और कृष्ण ये 4 प्रकार का चपल है। हेमाभा ताराभा, इसमें सुवर्ण जैसे दिखने वाला और द्रव्य जैसे दिखने वाला विशेषात रसबंधना, ये रसबंधन में उपयोग में आता है। शेषव तो मध्य लाक्षावत शीघ्र द्रावो तो निष्फल, बाकी जो है वो मध्यम है, लाक्षावत शीघ्र द्राव्य और निष्फल है। वंगवत द्रवते बंधो चपलस्तेन कीर्तितः, और वंग जैसा पतला हो जाता है, इस प्रकार का ये अग्नि पर पतला हो जाता है, इसलिए उसको चपल कहते हैं। भूनाग केचुआ, तांबे की खान में मिट्टी में जो केचुआ उत्पन्न होता है उनमें से तांबा निकल के बनाई हुई अंगूठी की अनुधि की बात है। तो भूनाग, तांबे की खान की मिट्टी में जो केचुए उत्पन्न होते हैं, केचुए क्या है ये भी पता नहीं चला, उनमें से ताम्र निकाल के बनाई हुई अंगूठी की बात है। अंगूठी या अनूठी, अनूठी अभी तांबे की अंगूठी कैसे बनती है ये देखना चाहिए, लेकिन अभी भी प्योर तांबा मिलता है, ऐसा होगा। पंढरपूर वगैरह साइड मला ज्योतिनी करून नहीं, तांबे की अंगूठी मिलती है, उसमें संदेह नहीं है। वो किस तांबे की बनती है? तांब्याच्या खाणीतून केचुआ काहीतरी मिळतं आणि त्याच्यापासून अंगठी बनवतात असं काहीतरी। थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि जेमोलॉजिस्ट कोई मिले। अर्थवर्म, केचुआ इज अर्थवर्म, ओके। हिंदी वर्ड फॉर गांडू, ओके। तो उसमें से तांबा निकालते ये तो मालूम है, बनाई हुई अनुधि। तो अर्थवर्म ये अभी नैसर्गिक खेती में या सेंद्रीय खेती में काफी प्रचलन में है, और जमीन को ढीला बनाना ये उसका मुख्य कर्तव्य है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो पौधे को मिल जाते हैं। तो हमने भी कोकण में ये किया है अभी। और सेंद्रीय खेती में प्रयोग करते हैं, नैसर्गिक खेती में नहीं करना है, ऐसे पाले तक करना। लेकिन उससे तांबा निकालते हैं ये तो मैंने भी सुना है। और
वो किस काम में लाते हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो वर्णी कंपोस्ट बनते हैं वो वर्णी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनता है। अभी पेड़ पर इनके पत्ते वगैरह ऐसा डाल के या ग्रास ऐसा डाल के ये नेचुरल और ये खत निर्माण किया जाता है। हाँ हाँ, सेंद्रीय खत और उसको डाला जाता है। तो सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन केचुआ अगर गांडूर या अर्थवर्म इस प्रकार का है, खरब होना अगर इसको एक बार सोचना चाहिए कि कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में इसके बारे में प्रयास करना थोड़ा जरूरी है, और ऐसा करने से अगर सद्य शूल निवारण कुछ हमारे हाथ में मिल जाता है तो ये अभी के स्थिति में आवश्यक है। ताकि हम तत्काल कुछ परिणाम दिखा सकेंगे। तो सस्य का मुद्रिका अर्थवम से तांबा निकलता है, ये मैंने सुना है इस प्रकार का। तो वंगवत द्रवते वंदव चपलस तेन कीर्तितः, इसलिए उसको चप्पल कहते हैं। चपलो लेखनः स्निग्धः देहलोह करोमतः रसराग सहायस्य तिक्तोष्ण मधुरो मतः। लेखन और स्निग्ध दोनों है। और देह लोह करो मता, देह और लोह दोनों की सिद्धि करने वाला रसराज सहायस्य, और जो पारद है उसका सहायभूत तिक्तोष्ण मधुरो मतः, तिक्त उष्ण और मधुर। तो वीर्य अलग है, थोड़ा विचित्र प्रत्यय दिखता है। चपल स्फटिक छाया षडस्त्रहा स्निग्धको गुरु त्रिदोष घ्नोति भृष्यश्च रसबंध विधाय। तो स्फटिक जैसा दिखता है, षडस्त्र छह कोण या बाजू होती है। स्निग्ध को गुरु, स्निग्ध और गुरु इस प्रकार का है। त्रिदोष अतिवृष्य, त्रिदोष और अतिवृष्य रसबंध विधायक, और रसबंध करने वाला इस प्रकार का है। महारसेषु कैश्चित् चपल परिकीर्तितः, चपल का वर्णन महारस में कई कुछ लोगों ने किया है। जंबीर कर्कोटक श्रृंग वेरेर विभावनाभिश्चपलस्य शुद्धि। जंबीर कर्कोटक और श्रृंग वेर अद्रक। कर्कोटक क्या है थोड़ा देखेंगे। शैलंतु चूर्णयित्वा तु धान्याम्लोप विषैर्विषे पिंडम बद्ध्वा तु विधिवत् पातयेत् चपलं तथा। क्लमजी है, तो उसका चूर्ण करके कर्कटक कॉकरोल इति ख्यातः। जंबीरादीनां रसैः सप्ताभावनाभिः विशुद्धिमायते। कॉकरोल, कॉकरोल और कॉकरोच कॉकरोल कॉकरोच नहीं लगता मुझे,
कर्कोटक का जनरली अर्थ खेकड़ा इस प्रकार का करता है, कर्कटक करता है, कर्कोटक का मालूम नहीं। त्यातील एक कीट है वास्तव में। धान्यामलोप विषय उपविष्टाणी लांगलादीनी अग्रे वक्षमाणानि विषाणी शृंगादीनी तानि अपरे अग्रे वाच्यानि शैलादिचपलांत द्रव्यजातम् प्रांजिकेन सम्मर्द्य पिण्डं कृत्वा पूर्ववत् मूषामध्ये निरुद्ध्य कोकुले मापयेत् तेन सत्वं मुञ्चेदित्यर्थः। कर्कोटक करवंद, करवंद का करमर्दक है, करमर्द या करमर्दक, इसका गुणधर्म है ग्रंथों में करमर्दक, लेकिन कर्कोटक का नहीं लगता है। क्षाराम्ल द्रावक युक्तम मातम आकर कोष्टके यस्ततो निर्गत सारा सत्वमित्यभिधीयते। ये कहाँ से लिया श्लोक? तो क्षाराम्ल द्रावके से युक्त होकर मातम आकर कोष्टके, कोष्ठ में इसको अगर करते हैं, मापन करते हैं, यस्ततो निर्गत सारा, तो सार है इसमें तो संदेह नहीं है, सत्वमित्यभिधीयते। सिद्धिनंदन मिश्रच्या आयुर्वेदीय रसशास्त्र या पुस्तकात या सर्वांचे छान वर्णन केले आहे। हिंदी आहे, त्यांचे रसशास्त्राच्या बाबतीत बऱ्यापैकी प्रामाण्य आहे, त्यामुळे आपण त्याची मदत इथे वाचताना घ्यावी असे वाटते। रसरत्न समुच्चय 8वां अध्याय। तो मेरा मंतव्य है कि जिसके पास ये सिद्धिनंदन मिश्र का किताब है। हॅलो सर। हाँ आतिश बोलतोय सर। मग सर ते पुस्तकातलं आहे, वाचू का मग सर? ते धातू सत्व लक्षण त्यांनी दिलेलं ते सिद्धिनंदन मिश्रचंच आहे। ओके, द्रावक गण या मित्र पंचक औषधि योंके 7 अभ्रक माक्षिक विमल तुत्थ करपर गैरिक काशीसादिक खनिजों को पृथक पृथक मूषा में रख कर सत्वपाथनार्थ कोष्ठी यंत्र में दृढ़ धमन करे। जब पिघल जाए तो सरसी से पकड़कर एरंड तैल लिप्त लोह प्लेट पर पलट दे। उसमें जो सार भाग लोह मिले उसे ही सत्व कहते। सर मग ते मित्र पंचक ते घृत गुंजा टंकन मधु आणि गुगुळ या 5 म्हणजे 5 द्रव्याचं हे आहे समप्रमाण। ते द्रवीकरणासाठी वापरतात सर, ते द्रावक गण आणि मित्र पंचक। एवढंच दिलं सर। ओके, अब किसी ने ये किया है क्या सत्वपातन? सिद्धिनंदन मिश्र ने भी किया होगा। मिश्र सरना मी भेटलो आहे, त्यांनी स्वतः खूप प्रकारचे भस्म बनवले आहेत, शिवाय अनेक अनमोल औषधी स्वतः बनवली आहेत। आतिश त्या पुस्तकात पेज नंबर 343 वर भूनाग मुद्रिका चे वर्णन आले आहे, ते पण वाचता येईल। पढ़ के देखो आतिश। हो सर। भूनाक सत्व भस्म के कुछ योग: कामधेनु रस, मदन संजीवन रस, रत्न कारंड रस। भूनाक सत्वपातन: भूनाक की मिट्टी 10 किलो लेकर कई बार अच्छी तरह पानी से धो ले। मिट्टी का अधिकांश भाग निकाल ले। पुनः उसे सुखाकर भृंगराज स्वरस के साथ 3 दिनों तक मर्दन करे। पुनः
3 दिनों तक नींबू स्वरस के साथ मर्दन करे और 3 दिनों तक निर्गुंडी स्वरस की भावना दे। उसके बाद द्रावक गण गुड़, गुग्गुलू, गुंजा, घृत, मधु, टंकन इत्यादि की औषधियों के साथ मर्दन कर बड़ी बड़ी गोली बना ले। दृढ़ मुषा में रखकर तीव्राग्नि में 2 घंटे तक खूब जोर से धमन करे। स्वांगशीत होने पर मुषा स्थित जला हुआ पदार्थ चिकने पत्थर के सिलवट्टा पर रखकर थोड़ा पीसे। राई या सरसों जैसी कठिन टुकड़े चुनकर पृथक कर ले। इन टुकड़ों के 12वां भाग शुद्ध ताम्र मिलाकर पुनः धमन करे। जब सब पिघल जाए तो स्वांगशीत करके बड़े बड़े सत्वकण को निकाल ले और कांजी से प्रक्षालन करके पृथक कर ले। यही भूनाक सत्व है। ये तो मिट्टी से करते हैं, फिर भूनाक डायरेक्टली नहीं है इसमें। वो उस खान की मिट्टी 10 किलो लेकर ये आरंभ करते थे। काफी अजीब है। सिद्धिनंदन मिश्रा अभी है क्या? त्या पुढे मुद्रिका आहे ते वाच. आतिश, हो सर. मुद्रिका पण हो सर. हाँ. तुत्थ भूनाग मुद्रिका. तुत्थ सत्व 1 भाग प्लस भूनाग सत्व 1 भाग दोनों को एक साथ रविवार या सूर्य ग्रहण के दिन मुषा में पिघलावे और अंगूठी कंसामध्ये मुद्रिका बनावे। इस मुद्रिका के स्पर्श से सभी प्रकार के शूल, चराचर विष, भूत प्रेत बाधा नष्ट हो जाते हैं। यह मुद्रिका सद्य फलवती है। यह अनुभूत है। इसे अवश्य ही बनाना चाहिए। मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके गरम तैल में मुद्रिका डालकर तैल मालिश करने से सभी शूल नष्ट हो जाते हैं तथा गरम जल में मुद्रिका डालकर पिलाने से विष एवं भूतादि बाधा नष्ट हो जाती है। इस जल को पिलाने से कष्ट साध्य प्रसव सुप्रसव हो जाता है, ऐसा आचार्य भालुकी कहते हैं। ओके। हाँ, तो मेरे ख्याल में सिद्धिनंदन मिश्रा अभी है या नहीं है, या उनके शिष्य परिवार में कोई है, किसी को पता है? हो आहेत. कहाँ पे है? वाराणसी. अभी उम्र कितनी होगी उनकी? $75 years. तो मेरा मंतव्य है, इस प्रकार के बुजुर्ग अनुभवी वैद्यों से जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि अभी जब वो जिंदा है और बहुत कुछ बता सकते हैं, वैसे उन्होंने किताब लिखी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रात्यक्षिक अनुभव अगर संकलित करें या उनके मार्गदर्शन में कुछ दवाइयां बनाएं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मैंने कोशिश कभी की नहीं, वाराणसी में मैं जाके आया हूँ, लेकिन BHV में ही गया था और सारनाथ में गया था, लेकिन इस प्रकार के ढूंढने की कोई चेष्टा नहीं की थी। और दूसरे वो नाड़ी परीक्षा वाले भी वाराणसी में है, तो संयोग से उनकी भेंट हुई थी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय। लेकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे कोई छात्र या परिचित वाराणसी में है क्या? पुस्तक खूप छान आहे, सर्व रस ग्रंथांचे रेफरन्स घेऊन.
ओके किताब अवेलेबल है लेकिन आसानी से। माझा मित्र वाराणसी में है, तो उससे बोलो। मेरी भी एक छात्र थी वाराणसी में, अभी मालूम नहीं कहाँ पे है, लेकिन उसकी माँ की ट्रीटमेंट मेरे पास चलती थी कैंसर के लिए। पूजा जायसवाल, उसको भी अभी काफी बरस हो गए, तो मालूम नहीं पुस्तक कुठे उपलब्ध आहे। एबीसी, ओके। तो ठीक है, अगर किताब उपलब्ध है तो लाके रखेंगे कम से कम। और जिसको भी सुविधा हो वो जाकर वहां पे पढ़े रहे और कुछ करे, प्रैक्टिकली कुछ करे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और उनके अगर कोई शिष्य है तो वो भी इसके बारे में हमें सहायता दे सकते। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। गोपी कृष्ण, मैं मिल चुका हूँ इनसे। ये गोपा कुमार, आपण मला म्हटलं ते गोपा कुमार, गोपी कृष्ण मैंने भेटलं आपण दिल्लीला। गोपी कृष्ण से मिल चुके हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में अभी जितनी भी जानकारी मिले वो हासिल करने की कोशिश